4 जून 2021 की तारीख जनसत्ता अखबार में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस लेख में काटजू लिखते हैं कि अभी भी चुनाव में 8 महीने का वक्त बचा है। इस बीच कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो भाजपा समर्थकों को आज की बदहाली भूलने का अवसर दे सकती हैं। ये घटनाएं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही मस्जिद से भी जुड़ा हो सकता है। गुजरात और मुजफ्फरनगर भी दोहराया जा सकता है। नमस्कार, मैं निकिता, द नेशन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू एक बार फिर सुर्खियों में है। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि टीवी पत्रकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा की लोकप्रियता कम हुई है और इसका कारण है कोरोना महामारी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे। इन्हीं मुद्दों की वजह से भाजपा का जनाधार कमजोर हुआ है। ये पत्रकार फरवरी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में अटकलें लगा रहे हैं कि आने वाले चुनावों में भाजपा की दूरदर्शा होगी। काटजू ने आगे लिखा कि इसका असर उत्तर प्रदेश में पिछले महीने हुए पंचायत चुनावों में भी देखने को मिला, लेकिन अभी भी चुनाव में 8 महीने का वक्त बचा है। जाहिर है ऐसा कुछ हुआ तो उत्तर प्रदेश पुलिस आंखें मूंदे नहीं रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। मार्कंडे काटजू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बालाकोट साइट पर भी लिखा। काटजू ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि अपनी गिरती लोकप्रियता के मद्देनजर 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व बालाकोट पर हमला भी कुछ ऐसा ही कदम था। उसके बाद कहा गया कि हमने घर में घुसकर मारा है। इस पर भारत के नागरिकों ने खूब तालियां बजाई थी। मार्कंडे काटजू ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सीधे देश की 90% जनता को घेरते हुए कहा कि मैंने कई बार कहा है कि भारत के 90% लोग बेवकूफ और भावुक होते हैं, ना कि समझदार, इसलिए उन्हें बेहद आसानी से झांसा दिया जा सकता है। काटजू ने अपने 90% जनता को बेवकूफ बताने वाले कथन के समर्थन में उदाहरण देते हुए इंदिरा गांधी को याद किया और लिखा कि जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो लोगों ने तुरंत मान लिया कि गरीबी हट जाएगी। ठीक वैसे ही जब नरेंद्र मोदी ने विकास होने का वादा किया तो जनता ने उस नारे में फंस गई। काटजू ने फिर देश के हिंदुओं और सांप्रदायिकता पर भी निशाना साधा। काटजू ने लिखा कि हमारे संविधान में लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, भारत के अधिकांश हिंदू सांप्रदायिक होते हैं और अधिकांश मुस्लिम भी। सांप्रदायिक भावनाएं आसानी से भड़काई जा सकती हैं और चुनाव जब निकट होगा ऐसा जरूर होगा। हमारी 80% आबादी हिंदू है तो भाजपा के हारने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 की शुरुआत में फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया सियासत के केंद्र में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में सत्ता और संगठन में फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हाईकमान ने 4 साल में संभवतः पहली बार संगठन और सरकार के कामों की समीक्षा करने के लिए अपने 2 पर्यवेक्षकों को लखनऊ में एक तरह से तैनात कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मंत्रिमंडल के चेहरे बदल जाने तक की अटकलें भी बीते दिनों से चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में हर बार की तरह सवाल ये उठ रहा है कि 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा किसके चेहरे पर लड़ेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़कर बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं अटकलें ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीते 4 सालों में योगी आदित्यनाथ ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि उन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर भी देखा जाने लगा है। वहीं दोबारा से अगर यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे में जाएं, तो भाजपा ने 324 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा के साथ विपक्ष में सपा कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ
55 सीटों पर ही जीत मिली थी। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव आने में 8 महीने का वक्त है। वहीं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों के लिए विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सत्ताधारी भाजपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। वहीं सपा ने सहयोगियों के साथ 50 सीटें जीतने के लक्ष्य तय किए हैं। वहीं शह और मात के खेल के तहत दूसरे दलों के जिला पंचायत सदस्यों को अपने पाले में लाने एवं अपने सदस्यों को बांधे रखने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं दोस्तों। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए घोषित व अघोषित प्रत्याशी अपनी जीत पक्की करने के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्यों के चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली सपा के लिए उसी अनुपात में अपने अध्यक्ष जीतने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और भाजपा ने प्रत्याशी भी घोषित नहीं करे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा अपने जिला अध्यक्षों के जरिए सहमति बनाकर तमाम सीटों पर प्रत्याशी तय कर रही है और माना यह भी जा रहा है कि ऐन वक्त पर सेंधमारी जब चरम पर होगी तब कुछ प्रत्याशी इधर उधर हो सकते हैं या बदल भी सकते हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम कहते हैं, सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य सपा के जीते हैं। हम हर जगह मजबूती से लड़े, लेकिन हमारी लड़ाई प्रशासन से भी है। भाजपा नेता कम पंचायत सदस्य जीतने के बावजूद अधिकांश सीटें जीतने का दावा इसी आधार पर कर रही है। वहीं उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडे काटजू ने मीडिया की मुख्य भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता को वारदातों की सही जानकारी देना है। वहीं इसके अलावा उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि जनता को उज्जवल जीवन पाने की दिशा दिखाना और वैचारिक क्षेत्र में जनता को सही नेतृत्व प्रदान करना है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मीडिया का उदय पश्चिमी यूरोप में 26वीं सदी में हुआ। उस समय सारे सत्ता के उपकरण सामंती शासकों यानी राजा, जमींदार और उनके नुमाइंदों के हाथों में थे और आज भारत बड़े संकट में है। भीषण गुर्बत, बेरोजगारी, कुपोषण, स्वास्थ्य लाभ और अच्छी शिक्षा का अभाव के शिकंजे में है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए मीडिया भी बड़ा योगदान कर सकता है और खुशहाल भारत के निर्माण में बड़ी मदद कर सकता है, जैसा कि 26वीं सदी के यूरोपीय मीडिया ने किया था। पर क्या वह ऐसा कर रहा है? आगे इसी बात पर अधिकांश मीडिया तो बिकाऊ, बेशर्म, चाटुकार, गोदी मीडिया हो गया है। उसकी तो बात करना ही फिजूल है। मगर उस मीडिया के बारे में क्या कहा जाए जो अपने को स्वतंत्र कहती है? क्या वह भारत की जनता को वैचारिक नेतृत्व दे रही है जो उसकी जिम्मेदारी है, ताकि एक उज्जवल भारत का निर्माण हो सके? जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर जिसमें बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसके अंतर्गत तेजी से औद्योगिकरण और जनता को अच्छा जीवन मिले। परंतु हमारी तथाकथित स्वतंत्र मीडिया ऐसा कभी नहीं करती, बल्कि जो लोग इन विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं उनके भी लेखों को कभी प्रकाशित नहीं करती। तो ये मीडिया क्या वास्तव में स्वतंत्र है और क्या ये जनता के प्रति अपना दायित्व निभा रही है? शायद ही उन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र आदि का गहरा अध्ययन किया है। तो ऐसे पत्रकारों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।